नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे। और आज हम 16 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अच्छे मन से आप पढ़िए और नोट करिए और साथ में याद करिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले आज का विचार ले लेते हैं। आज का विचार क्या है, देखिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल, बहुत परफेक्ट सुविचार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जानते हैं कि अगर आप मैदान में हार गए, आप किसी काम में हार गए, आप उस काम को फिर से कर सकते हैं। पर अगर आपने मन में ऐसा सोच लिया कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, तो आप प्रयास नहीं करेंगे। और आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आधा काम तो तभी हो जाता है। शेष काम आधा आप जब करते हैं तो स्वतः ही कंप्लीट हो जाता है। तो मन में ऐसा विचार रखिए कि क्यों नहीं होगा मुझसे, मैं जरूर कर पाऊंगा, मेरे से बड़ी आसानी से हो जाएगा। कितनी बार भी मैं परेशान हो जाऊं, थक जाऊं, पराजित हो जाऊं, पर मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। चलिए देखते हैं आज के इतिहास के कुछ तथ्य। 1846 में आज के ही दिन अमृतसर में जो पहले सिख साम्राज्य हुआ करता था, महाराजा रणजीत सिंह, उसके बाद में ये जो कश्मीर है, जो अमृतसर रियासत की, रणजीत सिंह की रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था, वह अलग हो गया। और पहला हिंदू शासक वहां पर राजा हरि सिंह गुलाब सिंह, जो वर्तमान में शासक हरि सिंह हैं, उनके ही पूर्वज कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह के अधीन हुआ। यानी कि कश्मीर में पहले हिंदू शासक महाराजा गुलाब सिंह हुए। आज के दिन गांधी जी के सहायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पोटी श्री रामल्लू, जिनका नाम आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने आमरण अनशन किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज ही इनका जन्म हुआ था। और 2008 में परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे और बाद में पाकिस्तान के तानाशाह डिक्टेटर के रूप में राष्ट्रपति बने, उन्होंने पाकिस्तान में हमारे जो भारतीय व्यक्ति थे, उनका नाम था सरबजीत सिंह, पाकिस्तान उनको एजेंट कहता था कि एक मुखबिर हैं, उनको सजा, मौत की सजा पर साइन किया था। 1955 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के विद्वान विजयानंद त्रिपाठी का आज के ही दिन क्या हुआ था, निधन हुआ था। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? टीकाकरण आप समझते ही हैं, रोग पूर्व चिकित्सा को क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। वैक्सीन जिसे कहा जाता है। 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। आपको पता है तो आप कमेंट करिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, यानी 16 मार्च। 16 मार्च को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को हम मनाते हैं। हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ओके, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह पहली बार 16 मार्च, ये भी आप याद कर सकते हैं कि पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब ओरल ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। यह पृथ्वी ग्रह से यूनिवर्सल स्पेक्ट्रम के जागरूकता बढ़ाने का एक प्रकार प्रयास है, यानी कि लोग वाक टीका के बारे में जान सकें। टीकाकरण क्या होता है? रोग के पूर्व ही चिकित्सा। जैसे मान लीजिए आपको अभी कोरोना आया था, कोरोना की वैक्सीन लगी, तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि कोरोना का जो वायरस है वो आपके शरीर में एंटर होगा और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने में सक्षम नहीं होगी। और यदि हम अधमरा कोरोना का वायरस आपके शरीर में डाल दें, बहुत ज़्यादा पावरफुल वायरस नहीं है वो, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ेगी और उसको मार देगी। तो हमारे शरीर में एक रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे किसी मोहल्ले में यदि हम किसी छोटे मोटे दादा को कूटें तो हम अपने आप में बॉस बन जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में यदि हम कम पावरफुल जो है बैक्टीरिया वायरस को डालें, उससे हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता
आ जाती है और यदि अब बाद में अगर पावरफुल कोरोना वायरस भी हमारे शरीर में एंटर होता है तो उसको भी हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आसानी से मार सकती है। तो टीकाकरण क्या है? रोग से लड़ने के लिए होने से पहले ही जो चिकित्सा की जाती है उसे टीकाकरण या वैक्सीन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल में भारत सरकार ने एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर कर्ज पर हस्ताक्षर किए? एडीबी जिसका पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे कहते हैं, उसने भारत को कितने मिलियन डॉलर कर्ज देने का जो प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए? 181 मिलियन डॉलर, 195 मिलियन डॉलर, 251 मिलियन डॉलर या 281 मिलियन डॉलर? आपको जानकारी है तो कमेंट करिए, कमेंट करा करें, सोचा करें। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, 181 मिलियन डॉलर। किसने दिए हैं? याद कर लेना, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात में मैसूर शहर के आसपास उप शहरी इलाकों में 181 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उपनगरीय क्षेत्र में भौतिक और सामाजिक स्थलों में सुधार करना। जो भौतिक सामाजिक स्थल हैं छोटे छोटे नगरों में, आर्थिक जीवंतता को बढ़ावा देना और उन्हें आकर्षक निवेश स्थलों के रूप में स्थापित करना। उनमें अच्छे अच्छे स्थान, हॉस्पिटल, पार्क, जो भी उन शहरों को आकर्षक बना सकें, उसमें जो पैसा खर्च होगा उस पैसे को खर्च करने के लिए ही हम एडीबी बैंक से, एशियाई विकास बैंक से क्या ले रहे हैं? कर्जा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल में ही एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ में साझेदारी पर हस्ताक्षर की है? मेटा, फेसबुक की कंपनी है, रोजर पे, जिससे जैसे हमारा फोन पे होता है कि रोजर पे भी होता है, और ओरियन प्रो, इनमें से कोई नहीं है। ओरियन प्रो। तो सही इसका आंसर क्या है बताने का प्रयास करें। एसबीआई ने मनी ट्रांजैक्शन, पैसे लेन देन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो सही आंसर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ सही क्या आंसर। ओरियन प्रो। ओरियन प्रो एक संस्था है जो ओरियन प्रो सॉल्यूशन ने अपनी अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लाइसेंस, कार्यान्वयन और समर्थन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ में महत्वपूर्ण सौदा किया। लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य के इस प्रतिष्ठित अनुबंधन में लाइसेंस की चरणबद्ध डिलीवरी और 12 महीनों के कार्यान्वयन करने के बाद 6 साल की रखरखाव और समर्थन अवधि भी इसमें शामिल किया। 12 साल तक ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, 6 साल में रखरखाव के लिए भी उन्होंने अनुबंध किया। यानी कि एसबीआई ने ओरियन प्रो के साथ में जो मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के एक डील की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए मतलब है नागरिकता कानून जो है उसमें संशोधन किया है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। आपको पता है ये बड़ा भारत में बड़ा विवाद का विषय रहा है। सीए क्या है? सीए आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सीए एक ऐसा कानून है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गैर मुसलमानों को छोड़कर, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धार्मिक अल्पसंख्यक जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को भारत में जो 2014 से पहले आके बस गए हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर विवाद इसलिए है कि भाई ये धार्मिक आधार पर क्यों बनाया गया है? सभी को शामिल करना चाहिए, पर भारत सरकार का ऐसा पक्ष है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये वास्तव में मुस्लिम कंट्री हैं और यहाँ पर मुसलमानों के साथ कम से कम धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो नहीं होता होगा, और वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई इन कम्युनिटियों पर धार्मिक उत्पीड़न होता है तो वो लोग भाग कर इंडिया में आके बस गए हैं, उनके लिए कहीं और सहारा नहीं है। तो भारत एक बड़ा दिल करके उन लोगों को नागरिकता दे रहा है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बेचारे वो हिंदू अगर इंडिया में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि विभाजन जो हुआ था वो धर्म के नाम पर ही हुआ था। तो ये विषय बड़ा विवादग्रस्त है, इसको आप देख लीजिए। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो कौन से सरकार ने अभी ये मना कर दिया है? किस प्रदेश सरकार ने ये मना कर दिया है? तो इसका सही आंसर आपको पता है, बता दीजिए। झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु।
तो सही इसका आंसर क्या है, मैं बता दूं, तमिलनाडु। एम के स्टालिन जो उसके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी वो सनातन धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य दे चुके हैं, आपको पता भी होगा। तो उनने जो है हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नागरिकता घोषणा की, जिसके केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। एम के स्टालिन के बेटे ने कहा, क्या कहा था कि सनातन धर्म को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, कैंसर के समान है। अगर आपको याद हो, ये बड़ा विवाद का मुद्दा रहा था। यह निर्णय, उन लोगों का ऐसा कहना है कि भैया अगर सीए कर दोगे आप तो उन लोगों को तो नागरिकता दे दोगे जो लोग गैर मुस्लिम हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग यहाँ पर बसे हैं उनका क्या हुआ, क्या उन्हें अलग से शिविर में रखा जाएगा? सीए के बाद में एनआरसी किया जाएगा, नेशनल जो है नेशनल एंड रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, पूरी राष्ट्र की जनसंख्या का एक रजिस्टर बनाया जाएगा, कौन लोग भारत के नागरिक हैं, कौन भारत के नागरिक नहीं है। जब मालूम चल जाएगा तो फिर उन लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो लोग कहाँ रहेंगे? क्योंकि आप अगर बांग्लादेश से हिंदू भी आए हैं, सिख भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, सभी लोग आए हैं, तो आप वहाँ के हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को तो दे देते हो नागरिकता, पर मुसलमानों को जो नहीं देते तो उनका क्या होगा? क्या उन्हें वापस बांग्लादेश भगा दिया जाएगा, या उन्हें अलग से शिविर लगा के रखा जाएगा, क्या उनके नागरिकता अधिकार छीन लिए जाएंगे? तो ये विवाद का विषय है, सरकार इस पर आगे निर्णय लेगी जो भी हो। चलिए आगे देखते हैं। हाल में ही खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, राइजिंग टैलेंट खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम ऐसे प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक जो मिशन चलाया जा रहा है, कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किसने किया? मतलब आप दुनिया भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जो प्रतिभा उभर के नहीं आ पा रही है, और खेलो इंडिया मिशन के तहत में राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक कार्यक्रम जो का उद्घाटन किसने किया है, यह कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में, जयपुर में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप जानते हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद में अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। श्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम, प्रतिभा खोज यानी अच्छे खिलाड़ियों की खोज करना, कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम शुरू करने में केंद्रीय खेल मंत्रालय की पहल की सराहना की है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हाल में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना का समझौता किया? किसने? भारत ने किस देश के साथ क्या संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति स्थापना, एक हम ऐसी समिति बनाएंगे जो संयुक्त दोनों देशों के संयुक्त रूप से आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना करने का समझौता किया है भारत सरकार ने। किस देश के साथ? क्या बनाने के लिए? संयुक्त आर्थिक व्यापारिक समिति। डोमिनियन गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है, आप खबरों से जुड़े रहते हैं तो कमेंट करिए, और नहीं पता है आपको तो आप देखिए। सही आंसर इसका क्या है? ए डोमिनिक गणराज्य एक देश है। भारत ने डोमिनियन गणराज्य के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मौजूदा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी दोनों देश अच्छे से व्यापार कर पाए, व्यापार और आर्थिक अड़चनें जो आए, यह समिति जो दोनों देशों के लोगों से मिलकर बनी होगी, इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद होंगे उन्हें आसानी से हल कर लेगी। ये समिति हमने डोमिनिक गणराज्य के साथ मिलकर बनाई है। उल्लेखनीय है कि भारत डोमिनिक गणराज्य जेट को पहली बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किस व्यक्ति ने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? किसने जीता भैया? उत्कल सिंह, यशवीर मिश्रा, सचिन सोलंकी, इनमें से कोई नहीं। आप बताने का प्रयास करें कि ये प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? उत्कल सिंह, यशवीर मिश्र, सचिन सोलंकी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट करें। सही इसका आंसर बता देता हूं मैं, क्या है? सी, सचिन सालुंखे ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर।
हाल में ही सचिन सोलंका ने प्रमोशिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राजस्थान सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित बॉब टॉक कार्यक्रम में पर्यटन और निवेश के लिए राजस्थान की क्षमता को प्रस्तुत किया गया और 104 कंपनियों ने अपने निवेश के लिए पहचाने जाने वाले सचिन सोलंके को राजस्थान के सीएम के प्रोसेसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है भाई, राजस्थान सरकार ने दिया है अब। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट क्या है? भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का किस राज्य में उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करा करें। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। क्या है? गुजरात। हाल में ही सुजुकी मोटर, किस कंपनी ने, सुजुकी जो कंपनी है ना, मोटर बाइक कंपनी ने गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। एसएमजी ने नई प्लांट साइडिंग का उद्देश्य लॉजिस्टिक में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जिससे जीवाश्म ईंधन की खपत कम होगी और सड़क की भीड़ भी कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही ब्रजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ब्रजेश कुमार सिंह को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया किस बैंक का? सही आंसर पता है तो कमेंट करें। सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, क्या है? इंडियन बैंक। क्या है? इंडियन बैंक। देखिए, हाल में केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक ब्रजेश कुमार को 3 साल के लिए इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इलाहाबाद कृषि अनुसंधान ने कृषि स्नातक सिंह यानी कि इलाहाबाद कृषि संस्थान से इन्होंने स्नातक किया था, के पास बैंकिंग क्षेत्र में 28 साल काम करने का इनके पास अनुभव है। किसके पास? ब्रजेश सिंह के पास। और ये इंडियन बैंक के बनाए गए हैं, क्या? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कहाँ ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन, समझ रहे हो? पूर्ण रूप से समुद्र की निगरानी कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताने का प्रयास करें। सही आंसर क्या है इसका? अगर है पता तो कमेंट करिए। क्या आपने ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, सही आंसर है अंडमान निकोबार में। क्या है भैया? समलैंगिकता, पुरुषों में स्त्रियों में कोई भेद नहीं, स्त्रियां ही वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। देखिए, हाल में ही आईएनएससी 318 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान और निकोबार कमांड ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करके अपना पहला पूर्ण महिला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन आयोजित किया। यह ऐतिहासिक संस्था लैंगिक समानता के प्रति वृत्तांतों, पर्यटन और राष्ट्रीय रक्षा में महिलाओं की समानता की भूमिका प्रदान करती है। यानी कि ऐसा समुद्र में जो देखरेख करने के लिए एक ऐसा जो है कमांड बनाई है जिसमें सभी कौन होंगी? महिलाएं ही होंगी। तो ये हमारे आज के टॉप 10 प्रश्न थे। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर आपको ये पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। साथ में हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, महिला पर्यवेक्षक, हिंदी साहित्य वर्ग 2 के लिए। जो आपके लिए उचित है आप उस कोर्स को वहाँ से ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप हमारे से सीधे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।